दोस्तों, दिव्य दृष्टि आईएएस में आपका स्वागत है। आज आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में बताने चल रहे हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं। दोस्तों, दिव्य दृष्टि आज आपके लिए नई ऐसा टॉपिक लाया है जो अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में है। इसमें फालतू बात न करके टू दी पॉइंट ये सिविल सर्विस के साथ साथ पीसीएस में भी, सीटेट में, यूपी टेट में, अदर एग्जाम में, बीईओ में, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे एसएससी, हर एग्जाम में क्लिक कर सकते हैं। छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक। वास्तव में हमारा ये सिलेबस पूरा का पूरा सिविल सर्विस के लिए समर्पित है, लेकिन अदर एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन लिंक होते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले दोस्तों अक्षांश रेखा जानना है, इसके बाद आपको देशांतर रेखा जानना है। अक्षांश रेखा है क्या, देशांतर रेखा है क्या, ये चीज जानना आपको। अक्षांश रेखा जानने के लिए आपको एक शब्द लाए हैं, ग्लोब। ग्लोब, ग्लोब क्या है? ग्लोब दोस्तों है क्या? एक शब्द ये है ग्लोब। ग्लोब है क्या? पृथ्वी के नमूने को ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी का नमूना आप लोगों ने देखा होगा, छोटा सा होता है जिसपे पूरे विश्व का मैप दिखाया जाता है, गोल आकृति में होता है, वही ग्लोब है। यानी कि पृथ्वी के नमूने को, प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं। तो ग्लोब समझ में आ गया दोस्तों। तो इसमें अक्षांश, अक्षांश रेखा क्या है? ये सपोज करिए पृथ्वी है, ये सपोज करिए पृथ्वी है। पृथ्वी पर ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। दोस्तों जब भी मैप बनाइए, जब भी मैप देखिए या रीजनिंग का क्वेश्चन हल करते हैं तो हमेशा ये उत्तर होता है, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। जब भी मैप आप देखिए, जब भी मैप बनाइए तो ऐसी स्थिति होती है। तो इस तरीके से दोस्तों उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो दोस्तों पूरब से पश्चिम जो भी रेखा खींचा गया है, पूरब से पश्चिम जो भी रेखा खींचा गया है, उस रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। पहली रेखा जो खींची गई है पूरब से पश्चिम, ये 0 अंश की रेखा है, 0 अंश की रेखा। तो 0 अंश की अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। 0 अंश की अक्षांश रेखा जो है पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जाती है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के साथ साथ इसी को इक्वेटर भी कहते हैं, इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसी को 0 अंश अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर, इक्वेटर भी जानना है। तो 0 अंश अक्षांश रेखा पृथ्वी पर, पृथ्वी के ग्लोब पर खींचा गया। वास्तव में पृथ्वी पर नहीं खींचा गया है, पृथ्वी का जो ग्लोब है यानी कि नमूना है, उसके चारों ओर रेखाएं खींची गई हैं। तो जो पूर्व से पश्चिम खींची गई रेखा वो अक्षांश रेखा है। क्योंकि पहली रेखा 0 अंश से शुरू की गई है, इसलिए इसका नाम 0 अंश। पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जा रही है, इसलिए भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा इसी को कहते हैं, इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहते हैं। दोस्तों पूरब से पश्चिम एक ही रेखा नहीं खींची गई है, पूरब से पश्चिम कई रेखाएं खींची गई हैं जो एक एक अंश के अंतराल पर खींची गई हैं। पूरब से पश्चिम कई रेखाएं खींची गई हैं जो एक एक अंश के अंतराल पर खींची गई। कितने अंश के अंतराल पर? 1 अंश। कितने अंश के अंतराल पर? 1 अंश। 1 अंश के अंतराल पर खींची गई है। 0 अंश ये रेखा है, 0 अंश की ये लाइन है, 0 अंश की लाइन है ये लाइन। इसके बाद में 1 अंश का रेखा है, 2 अंश का, 3 अंश का, 4 अंश का, 5 अंश का, 6 अंश का, इस तरीके से यहां तक। यानी कि 0 अंश अक्षांश के इस साइड में, उत्तर साइड में ये पूरा उत्तरी गोलार्ध, इधर साइड में ये पूरा दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में कुल 90 रेखाएं खींची गई हैं। यहां से एक एक अंश के अंतराल पर एक एक रेखा करके कुल 90 रेखाएं खींची गई हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में भी
90 रेखाएं कुल खींची गई हैं। ये जो अंतिम रेखा है ये 90 अंश की रेखा है, ये एकमात्र बिंदु है। इस तरीके से अक्षांश रेखाओं की अक्षांश जो रेखाएं खींची गई हैं, अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 प्लस 90 प्लस 1 कौन है? 0 अंश का। तो इस तरीके से अक्षांश रेखाओं की लंबाई कितनी हो जाती है? 181। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 181। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 हो जाती है। एक अंश पर जो खींचा गया एक अंश पे, एक अंश का मान होता है 111.16 किलोमीटर। एक अंश का मान होता है 111.16 किलोमीटर। अक्षांश रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है जो पूर्व से पश्चिम खींची गई है। इस अक्षांश रेखाओं के सहारे हम जलवायु का निर्धारण करते हैं। क्योंकि ये उत्तर साइड में 23.5 अंश पर जो रेखा खींचा गया है ये कर्क रेखा है, और 23.5 अंश पर दक्षिण में जो खींचा गया दक्षिणी गोलार्ध में ये मकर रेखा है। सूरज की स्थिति कर्क रेखा से मकर रेखा की स्थिति में होती है, इसलिए कर्क रेखा से मकर रेखा का क्षेत्र विषुवतीय क्षेत्र है। विषुवतीय नहीं, उष्णकटिबंध क्षेत्र है। उष्णकटिबंध क्षेत्र, इधर में जाएंगे शीतोष्ण कटिबंध, इधर में उपोष्ण, इधर में ध्रुवीय क्षेत्र। तो इस तरीके से अक्षांश रेखाओं से हमें जलवायु का पता चलता है। अक्षांश रेखाओं के सहारे दोस्तों किसका पता चलता है? जलवायु का पता चलता है। यानी कि अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और उठता है कि जो अक्षांश रेखाओं के बीच में एक अंश के अंतराल पर खींचा गया एक अंश का मान 111.16 किलोमीटर है, अक्षांश रेखाओं के बीच की जगह को कहते क्या है? अक्षांश रेखाओं के बीच की जगह को जोन कहते हैं। जोन, अक्षांश रेखाओं के बीच की जगह को जोन कहते हैं। जोन मतलब होता है कटिबंध। ये और अक्षांश रेखाओं के बीच की जगह को जोन कहते हैं। जोन का मतलब होता है कटिबंध। जोन का मतलब होता है कटिबंध। दोस्तों, अक्षांश रेखाओं के सहारे किसका पता चला किया जाता है? जलवायु का। अक्षांश रेखाओं के बीच की जगह को कटिबंध कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 90 इधर 90 इधर, एक 0 अंश का। इस तरीके से 181 संख्या हो जाती है। अक्षांश रेखाओं में आप देखेंगे जितनी भी अक्षांश रेखाएं ये खींची गई 0 अंश की है, एक अंश पर खींची गई। इसका मतलब प्रत्येक अक्षांश रेखाएं जो खींची गई हैं, जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, सभी अक्षांश रेखाएं समांतर हैं। यानी कि एक अक्षांश रेखा पर कोई यदि व्यक्ति है और दूसरा कोई व्यक्ति एक दूसरे अक्षांश रेखा पर है, तो इसका मतलब दोनों यदि अक्षांश रेखाओं पर चलते हैं तो कभी भी नहीं मिल सकते हैं। इसका मतलब अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। ये अक्षांश रेखा जो होती है सबसे बड़ी होती है भूमध्य रेखा, 0 अंश की अक्षांश रेखा, जबकि 66.5 अंश पर पहुंचने पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 अंश पर पहुंचने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई आधी हो जाती है, और ये 90 अंश पर पहुंचने पर अक्षांश रेखा की लंबाई एकमात्र बिंदु हो जाती है। इसलिए कुछ वैज्ञानिक, कुछ खगोल शास्त्री, कुछ भूगर्भ शास्त्री ये जो 90 अंश की अक्षांश रेखा है इसको रेखा नहीं मानते हैं, तो 90 वाली यानी कि 2 रेखाएं घटा देते हैं, इसमें से 2 माइनस कर देते हैं, 179 बताते हैं, जबकि ये सही नहीं है। सही क्या है? 181, क्योंकि 90 अंश की रेखा एकमात्र जो बिंदु है ये भी एक रेखा ही है। दूसरा टॉपिक आपके सामने ये है दोस्तों, देशांतर रेखा। दूसरा टॉपिक है देशांतर रेखा। पृथ्वी पर, ग्लोब पर, ये उत्तर है, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण जो भी रेखा खींचा गया है, उत्तर से दक्षिण जो भी रेखा खींचा गया है ये देशांतर रेखा है। उत्तर से दक्षिण जो भी रेखा खींचा गया है ये देशांतर रेखा है। उत्तर से जितनी दक्षिण खींची गई रेखाएं देशांतर रेखाएं, इन दोनों रेखाओं में इसमें अंतर पता चलता है। ये 0 अंश की देशांतर रेखा, क्योंकि यहाँ जैसे 0 अंश का रेखा खींचा गया था ऐसे यहाँ पर 0 अंश खींचा गया है। 0 अंश का देशांतर रेखा, 0 अंश की देशांतर रेखा। 0 अंश दोस्तों, 0 अंश की देशांतर रेखा के बाद में प्रत्येक भी रेखाएं एक अंश के अंतराल पर खींची गई, एक अंश के अंतराल पर खींची गई है।
लेकिन एक विषुवत एक अंश का मान जो है विषुवत रेखा पर ही है। विषुवत रेखा से गोलार्ध की तरफ यानी कि ध्रुवों की तरफ चलते हैं, ध्रुव की तरफ जब चलते हैं तो देशांतर रेखाओं के बीच में जगह जो है जगह कम हो जाती है और ध्रुव पर आकर देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती है। प्रत्येक देशांतर रेखाएं गोलोक को आधे भागों पर बांटती है, एक देशांतर रेखा इधर से तो दूसरी इधर से। ये जो 0 अंश की देशांतर रेखा है ये इंग्लैंड का एक स्थान ग्रीनविच है। इंग्लैंड जो यूरोप में आता है, इंग्लैंड का एक स्थान ग्रीनविच है। ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है, इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है, इसलिए इसको मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान देशांतर रेखा, प्रधान देशांतर रेखा भी कहते हैं। चूंकि ये 0 अंश की देशांतर रेखा प्रधान देशांतर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। इसके बाद में 1 अंश पर, 2 अंश पर, 3 अंश पर, 4 अंश पर, 5 अंश पर सभी रेखाएं खींची गई हैं। इधर साइड में पूर्व साइड में एक पूर्वी गोलार्ध हो गया, इधर साइड में पश्चिमी गोलार्ध हो गया। इस साइड में पूर्वी गोलार्ध में 180 रेखाएं खींची गई हैं और पश्चिमी गोलार्ध में 180 रेखाएं। कारण क्या है दोस्तों, सपोज करिए एक ग्लोब है, इसके एक साइड में यदि देखेंगे यहां से लेकर यहां तक ये 0 अंश की रेखा, यहां से लेकर यहां तक की ये 0 अंश की रेखा है, लेकिन इसी के बाद में ठीक विपरीत साइड में 180 अंश की रेखा बन गई है। जबकि यहां से देखेंगे 0 अंश जो रेखा देख रहे हैं, इसके इधर में 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, 5 अंश, इस तरीके से भी 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, इधर से आते आते 179 के बाद में 180, इधर से आते हैं तो 179 के बाद में 180, यानी कि 0 अंश के ठीक विपरीत साइड में 180 अंश की रेखा है। इस तरीके से एक साइड में 0 अंश, दूसरे साइड में 180 अंश रेखा, तो इस तरीके से एक साइड में 180 रेखाएं, दूसरे साइड में 180 रेखाएं। इस तरीके से देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 प्लस 180 बराबर 360 अंश, 360 कुल रेखाएं हैं। यानी कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितना है, 360। 180 एक साइड में, 180 एक साइड में, क्योंकि एक साइड में 0 अंश की रेखा है, दूसरे साइड में 180 अंश की रेखा। यही जो 180 अंश की रेखा है दोस्तों, जो 180 बताया, एक साइड में 0 अंश बताया, दूसरे साइड में 180 अंश की रेखा, इसी 180 अंश की रेखा जो है इसी को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। वास्तव में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और ये 0 अंश की रेखा एक ना होकर के 2 है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को गोलोक पर 3 जगह मोड़ दिया गया है। क्योंकि 3 जगह स्थल और जल मार्ग टेढ़े मेढ़े हो गए, इसलिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 3 जगह मोड़ दिया गया। एक होते हुए भी एक नहीं है, वास्तव में एक नहीं है, लेकिन 180 अंश की रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। अब यहाँ पे जैसे था जोन कहा जाता था, इसी तरीके से जो यहाँ के बीच का जगह है, यानी कि देशांतर रेखा के बीच की जगह को गोर कहते हैं, चाहे गोर कहिए या गोरे, GORE, गोर या गोरे। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ये हो गया, देशांतर रेखाओं के बीच की जगह को गोर या गोरे कहते हैं। दोस्तों इसमें देशांतर रेखा से हम पता क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम जलवायु का निर्धारण करते हैं, इसी तरीके से देशांतर रेखाओं के सहारे हम समय एवं तिथियों का निर्धारण करते हैं। क्योंकि जो हम इधर पूर्व साइड में 0 अंश के पूर्व साइड में जाते हैं समय बढ़ता जाता है, 0 अंश के पश्चिम साइड में जाते हैं समय घटता जाता है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सहारे, देशांतर रेखाओं के सहारे हम समय एवं तिथि का निर्धारण करते हैं, समय एवं तिथि का निर्धारण करते हैं। इसमें दोस्तों और एक चीज बताना है, आप जो देख रहे हैं जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाएं जितनी खींची गई, एक अंश पर खींचा गया और एक अंश का मान होता है 111.16 किलोमीटर। लेकिन जो हम यहाँ पे देशांतर रेखाओं के सहारे जो हम जाते हैं ध्रुव की ओर, इधर जाते हैं या इस साइड में आते हैं, तो देशांतर रेखाओं के बीच की जगह में कमी आती है। 66.5 अंश पर यदि उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी में जाएंगे 66.5 पर, यहाँ की दूरी की यहाँ पर आधी हो जाती है और प्रत्येक देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलकर एक हो जाती है। तो इस तरीके से देशांतर रेखाओं, प्रत्येक देशांतर रेखाएं जो हैं
प्रत्येक देशांतर रेखाएं एक दूसरे स्थान पर, जितने भी देशांतर रेखाएं हैं वो सब ध्रुवों पर मिल जाती हैं। थैंक्स दोस्तों। अगला वीडियो हम आपको नए जगह ला रहे हैं, नए टॉपिक्स में, नए पार्ट में, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा एक नमूना और जान लेते हैं। ये दोस्तों अभी आपको बताया गया इसमें कि ये अक्षांश रेखा है, ये देशांतर रेखा है। देशांतर, अक्षांश और देशांतर रेखाओं में यदि हम अक्षांश रेखाएं ऐसे खींचे, पूरब से पश्चिम जितनी भी खींची गई सब रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं, जबकि उत्तर से दक्षिण जो भी खींची गई है देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं जैसे काल्पनिक है, ऐसे देशांतर रेखाएं भी काल्पनिक है। ये देशांतर रेखाएं जितनी भी काल्पनिक है, इसी तरीके से अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं का दोस्तों एक जाल बन जाता है। अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं का एक जाल बन जाता है। इस जाल को परछेप कहते हैं। क्या कहते हैं? परछेप। परछेप मीन्स होता है प्रोजेक्शन। ये भी बहुत पूछता रहता, परछेप है क्या? परछेप, प्रोजेक्शन। परछेप है क्या? प्रोजेक्शन क्या है? अक्षांश रेखाओं और समांतर रेखाओं का एक जो जाल बनता है, इसको परछेप कहते हैं। इसका फायदा क्या है? इस परछेप के माध्यम से हम वॉल मैप बनाते हैं। वॉल मैप मतलब दीवार का जो मैप होता है बड़े बड़े। सपोज करिए ये 0 अंश की अक्षांश रेखा है, काल्पनिक रेखा है 0 अंश की। यहाँ पर हमारा इंडिया है, भारत, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है इंडिया। ये 0 अंश की अक्षांश रेखा है, 0 अंश की देशांतर रेखा है, 0 अंश की अक्षांश रेखा है, और यहाँ पर इंडिया है। 23.5 अंश से होकर गुजरती है, 23.5 अंश कर्क रेखा से। तो यहाँ पे आपका रूस है, यहाँ पर कनाडा है, यहाँ पर अमेरिका है। तो जब वॉल मैप बनाते हैं तो इसको आकृति इधर कुछ खींच देते हैं, इधर कुछ खींच देते हैं। इसलिए खींच देते हैं ताकि जो मैप आए, मैप सीधा बने, साफ बने, उसमें त्रुटि नहीं लग रहे। लेकिन इसमें कमी क्या रहती है? जो क्षेत्रफल होता है वास्तविक क्षेत्रफल से बड़ा होता है। तो वॉल मैप्स जो परछेप के माध्यम से बनाए जाते हैं, क्षेत्रफल बड़ा होता है, लेकिन क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ वॉल मैप शुद्ध एवं पुष्टि दिखाई देता है। अगला टॉपिक हम ला रहे हैं और मैप के सारे नए वीडियो में। यदि हमारा वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 100%। थैंक्स दोस्तों।